मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे है कि आप बात करते हो कि जेएसडब्ल्यू कंपनी का जी विरोध किया जा रहा है या जेएसडब्ल्यू के बारे में बोला जा रहा है। लेकिन जेएसडब्ल्यू जो मीडिया में बात कर रहा है, जेएसडब्ल्यू जो बोल रहा है कि अगर वहां पर वो अपनी फैक्ट्री लगाता है तो एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट होगा। और गढ़चिरौली जो अपने आप में बहुत बैकवर्ड क्षेत्र है इकोनॉमी के मामले में या फिर इनकम के मामले में, वहां पर एक फॉर्मल रोजगार दिया जाएगा। तो इस चीज का विरोध क्यों हो रहा है? मतलब अगर आप हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें तो आपको आंदोलनजीवी बोला जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? जी, देखिए आपको ग्राउंड लेवल आपको बताऊंगा, वस्तु स्थिति क्या है और ग्राउंड लेवल की स्थिति क्या है आपको बताना चाहूंगा। आज एशिया का सबसे बड़ा जेएसडब्ल्यू का प्लांट हमारे गढ़चिरौली जिले के चामोसी तहसील में बनाने की बात की जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, वादों पे खरे नहीं उतरते। क्योंकि आज आपको बताना चाहूंगा, डेवलपमेंट के नाम पे सुरजागढ़ की पूरी खदान लूटी जा रही है और डेवलपमेंट कुछ नहीं किया जा रहा है। सिर्फ डेवलपमेंट के नाम से एक हॉस्पिटल खोला गया और डेवलपमेंट के नाम पर आपको बताना चाहूंगा, वो सिर्फ ऐसे बता दें कि 20 चौकियां, पुलिस चौकियां खुली गई हमारे गढ़चिरौली जिले में, और हॉस्पिटल या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या शैक्षणिक संस्थान खुले नहीं गए। तो मुझे लगता है ये डेवलपमेंट नाम की हवाबाजी कर रही है। और आपको बताना चाहूंगा, एम्प्लॉयमेंट की बात आप कर रहे हैं, तो उस पर मैं आपको खींचना चाहूंगा और आपका आकर्षण वहां पर खींचना चाहूंगा। आज हमारे ग्राउंड लेवल पर आप अगर वस्तु स्थिति देखें, तो हमारे यहाँ के युवा सिर्फ 12वीं पास है और उनको क्या ही दी जाएगी, एम्प्लॉयमेंट के नाम पर क्या ही नौकरी दिया जाएगी। कहीं चौकीदार की नौकरी दी जाएगी, कहीं पर कुछ बोझ उठाने की नौकरी दी जाएगी, या वह पोलाद उठाने की या लोहा उठाने के काम दिए जाएंगे। वो स्किल्ड लेबर नहीं बन पाएंगे और कहा ना कहा उनकी जमीनें चली जाएंगी वहां पर उस स्टील प्लांट में। ये 900 हेक्टेयर का प्लांट है कौशिक भाई। अगर वहां पर हमारे किसानों की जमीन चली जाएंगी, हमारे आदिवासियों की जमीन चली जाएंगी, तो वो खाएंगे क्या? और वो सिर्फ मजदूरी करेंगे, पूरे उनके बच्चे मजदूरी करेंगे। उनको ना शिक्षण दिया जाएगा, ना ही वो स्किल लेबर की वो स्किल दी जाएंगे। वो खाना का दुस्तर रह रहा है। इसलिए हम मुंडल आंदोलन और हर प्रकार के आंदोलन हमारे गढ़चिरौली जिले में, हमारे चामोल तहसील में कर रहे हैं। ये हमारी गढ़चिरौली में शुरू हुआ बिगेस्ट लैंड एक्विजिशन। MIDC ले रही है 3,500 एकड़ जमीन, और वो भी प्राइवेट और फॉरेस्ट लैंड मिलाकर। ये सब हो रहा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के लिए, और ये इलाका है माओइज्म अफेक्टेड। लेकिन क्या PESA एक्ट बनने वाला है सबसे बड़ी रुकावट? क्या गांव वालों को बताया भी गया है? पूरी जानकारी देखें रियल एस्टेट न्यूज इन 60 सेकंड्स पर। वस्तु स्थिति और ग्राउंड लेवल है कौशिक भाई। तो बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया। अब मैं किसानों के मुद्दे पर ही आ गया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर हम किसानों की इनकम देखें जी बिल्कुल। तो पिछले 10 साल में सिर्फ 58% बढ़ी है। लेकिन जब महंगाई देखें तो महंगाई के इफेक्ट उसे सरपास कर देता है। मतलब उतनी इनकम बढ़ी ही नहीं है कि महंगाई को सरपास कर पाए। तो इसका ग्राउंड लेवल पे क्या असर पड़ रहा है जी जी किसानों बिल्कुल। पर? क्योंकि जी जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, आज परिस्थिति ऐसी है कि पंतप्रधान 2014 में चुनाव जीतकर बन गए पंतप्रधान, और उनके वादे थे कि हम किसानों की जो आय है दोगुना करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ हवाबाजी है। आज कौशिक भाई, ग्राउंड लेवल पर आपको मैं बताना चाहूंगा, पहले के जमाने में, मतलब इस 10 साल की पहले की वस्तुस्थिति आपको बताना चाहूंगा, किसानों का जो धान था, जो पैडी था, वह था 2500, 25 रुपए क्विंटल था। लेकिन आज भी उतना ही है, मतलब 2600 या 2700 के आसपास हमारे धान का रेट है क्विंटल के हिसाब से। तो कहां पर आय बढ़ेगी हमारे किसानों को? अगर दोगुना उनके जो पीक ले रहे हैं हमारे किसान, हम अपने जमीनों में जो उगा रहे हैं, उनकी अगर जो रेट है या उनका भाव है, जो MSP है, वो उतना का उतना ही, तो वो कहां से बढ़ेंगे उनकी आय? और आपको बताना चाहूंगा मैं कौशिक भाई, 90s के जमाने में, मतलब 90s या मतलब 80 के दशक में आप अगर देखेंगे, तो जो नरमे का भाव है, मतलब कॉटन, जो आपको पता होगा, कॉटन तो पता ही है आपको, कॉटन का एक क्विंटल का भाव भाव और एक तोला सोने का भाव एक एक समान था। और आज जो गोल्ड का प्राइस है वो कितना है, हायर लेवल पे चलाएगा। लेकिन आज भी किसानों का जो कॉटन है वो नरमा है, वो कहा ना कहा उसी लेवल पर है, और उसका जो रेट है अभी भी नहीं बढ़ा। आपको क्या लगता है किसान कैसे अपना गुजारा करेगा? आज भी हमारे किसानों के पास अच्छे यंत्र नहीं है, अच्छी जल स्रोत की सुविधा नहीं है। आज यूनियन भी बजट में बताया जा रहा है कि हम इतना पैसा देंगे, उतना पैसा देंगे। कहाँ पर किसानों की मतलब आय दोगुनी हुई? मुझे लगता है उस पर काम करने की बहुत बहुत जरूरी है। और ग्राउंड लेवल पर तो
किसानों की बहुत खस्ता हालत है, आपको बताना चाहूंगा। हाँ, तो इसी चीज पर मैं एक्सट्रैक्ट करते समझना चाहूंगा। मतलब एकदम सही बोल रहे हो कि रेट नहीं बढ़ा है, लेकिन आप जब रेट की जी बात करते हो तो रेट तो एमएसपी से जुड़ी हुई चीज है। तो जब उसी चीज को एड्रेस करते हुए सरकार ने कहा था कि हम किसान कानून लाए थे 2019 में, जिसका देश में बहुत लंबे स्केल पर विरोध हुआ था। तो मेरा यही चीज जी पूछना है, जी जी। जब सरकार ने प्रोविजन दिया था कि आप मतलब किसी कॉर्पोरेट को अपने सामान बेच सकते हो, आप जो मंडियों में गुंडागर्दी होती है, जो मंडियों में बदमाशी होती है, आप उससे बचते हुए कॉर्पोरेट्स को बेच दो, कॉन्ट्रैक्ट करो, ताकि आपके फसलों को अच्छा भाव मिलेगा। उस चीज का क्यों विरोध हुआ, उस चीज के पर प्रोटेस्ट किया, जब ये तो मॉडर्निफिकेशन है, टेक्नोलॉजी टेक्निफिकेशन है ये चीज। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2020 में उसको लागू भी किया गया, 19 में तो वो लाया गया प्रावधान, लेकिन 20 में वो प्रावधान लागू किया गया और पंजाब के हरियाणा के किसानों ने पुरजोर से विरोध किया और करना भी चाहिए, क्योंकि आप देश के किसानों की आय दो गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। किसानों को साथ लेकर के आगे बढ़ना है। सरकार की पुरानी नीतियों में बदल करके आगे चलना है। जहां जहां कठिनाई है उन दूर कर करके आगे बढ़ना है। जहां जहां पर रुकावटें हैं उसको खत्म करके आगे बढ़ना है। और जब हमने किसानों की आय दोगुनी करने की बात की तो बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया, ये तो संभव नहीं है, ये तो मुश्किल है, ये कैसे हो सकता है, निराश करने का एक वातावरण बना दिया। लेकिन हमने तय किया, देश के किसान पर मेरा भरोसा था। अगर हमारे देश के किसान के सामने कोई लक्ष्य रखा जाए, आवश्यक वातावरण पैदा किया जाए, बदलाव लाया जाए, तो मेरे देश का किसान रिस्क लेने को तैयार है, मेहनत करने को तैयार है, परिणाम लाने को तैयार है और भूतकाल में उसने करके दिखाया है। हमने इसे पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया और उस दिशा में आप सबको, किसानों को साथ लेकर के आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास चल रहा है। इस काम को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर बल दिया जा रहा है। पहला है, किसान को जो लागत आती है, कच्चे माल की लागत आती है, वो कम से कम कैसे हो। दूसरा, वो जो पैदा करता है, जो उपज करता है, उसका उचित मूल्य मिले। तीसरा, किसान जो पैदा करता है, जो उपज करता है, उसकी बर्बादी रुक जाए। और चौथा, किसानी के उपरांत आमदनी के लिए वैकल्पिक स्रोत तैयार हो। देश के किसानों को फसलों की उचित कीमत मिले, इसके लिए इस बार के बजट में सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। चलिए जानते हैं फार्मर प्रोटेस्ट के 4 मेजर रीजंस और उन पर आए हुए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेज के बारे में। तो जो सबसे पहला रीजन है वो है एमएसपी को लेकर। जो ये 3 लॉज आए हैं वो कहीं पर भी ये नहीं कहते कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी को हटा दिया जाएगा, पर इस बात पर किसानों को विश्वास नहीं है। उन्हें एक ऐसा लॉ चाहिए जो आगे भी एमएसपी गारंटी करे। दूसरी प्रॉब्लम है एपीएमसी को लेकर। ये नए लॉज एक नए मार्केट की बात करते हैं। किसानों को ये डर है कि आने वाले कुछ सालों में इन नए मार्केट के कारण एपीएमसी मंडी खत्म हो जाएगी और फिर ये जो नए मार्केट है ये किसानों को फेयर प्राइस ऑफर नहीं करेंगे। तीसरा डर है जमीन छिन जाने को लेकर, जो एक बहुत बड़ा डर है। जो नए लॉज है उन कारण किसान प्राइवेट व्यापारियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर अगर किसी भी कारण की वजह से, बारिश ना होना या फसल के खराब होने की वजह से अगर ये कॉन्ट्रैक्ट निरस्त होता है तो किसानों की जमीन छिन सकती है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और चौथा और मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि इन लॉ को लाने से पहले कंसल्टेशन तो की गई थी, पर किसान यूनियन से कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं की गई। ऐसे और रीजंस और रिस्पॉन्सेज लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा, जो कॉर्पोरेट्स है उनको हथियाना की, मतलब उनको हमारी जमीनें, किसानों की और आदिवासियों की जमीन जो है वो कहाँ ना कहाँ इनडायरेक्टली कॉर्पोरेट को दी जा रही थी। मतलब 1000, 2000, 10,000 एकड़ वो कॉर्पोरेट्स ले सकते थे या अपने खुद एक प्रकार से किसानों की जमीन खरीद सकते थे और वो फार्मिंग कर सकते थे। उसके कारण कहाँ ना कहाँ हमारे जो किसानों की जो वो
जीवन शैली है उस पर इम्पैक्ट पड़ हो सकता था। और जो हमारे छोटे स्मॉल फार्मर है जो 2 हेक्टर या 1.5 हेक्टर ऐसे है, वो कहा ना कहा वो मर जाते थे। और इस बोझ के पीछे, उस कानून कायदे के पीछे, उस बिल के पीछे एक कहा ना कहा एक कॉर्पोरेट का फायदा था, ना कि किसानों का फायदा। इसके कारण किसानों ने उसका पुरजोर से विरोध किया। अनुराग भाई। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी चीज पर मैं ऐड करना चाहता हूँ एक इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों के लिए। बहुत लोग ऊपर से चीजें देखते हैं जी कि मार्केट खुल जाएगा, लेकिन उसी कानून में क्या कहा गया था कि जो सामने वाला डील करने वाली पार्टी होगी, पैन कार्ड देकर भी अपना सामान ले सकती है। कि पैन कार्ड देकर भी किसानों जी से सामान ले सकते हैं। अब ये चीज देखिए कितना ज्यादा एक्सप्लॉइटिंग है। तो मतलब पैन कार्ड लेकर, पैन कार्ड जो मतलब 300-400 रुपए में नकली पैन कार्ड बनता है, आप पैन कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। और उसके बाद लीगल प्रोटेक्शन क्या है कि आप डीएम को कंप्लेंट करो। अब यार डीएम किसका है? तो वही बात है ना कि आप एक तरफ ये बोल रहे हो कि पैन कार्ड लेके आप फसल खरीदो और उसके बाद कंप्लेन करने डीएम के पास जाओ। तो पूरा पूरा एक्सप्लॉइटेशन का स्थिति था, जो आपने ग्राउंड लेवल पे बहुत बढ़िया से समझाया। जी जी बिल्कुल। तो इस वस्तुस्थिति को बदलने की आवश्यकता है और किसानों की आय पर काम करने की बहुत जरूरत है। आज आप देखेंगे तो अमेरिका के लिए मतलब ट्रम्प सरकार के साथ जो हमारा मतलब ट्रम्प ने अमेरिका की सरकार के साथ जो हमारे समझौते हुए, उसमें वो अपने एग्री प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में भी बेच सकते हैं। तो आप देखिए हमारे किसानों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो किसान है वो स्मॉल लेवल पर फार्मिंग करते हैं, जैसे कि 2 हेक्टेयर हुआ या 3 हेक्टेयर, मतलब 5 एकड़ या आसपास हमारे किसानों के पास जमीन है। और अमेरिका के साथ कंपेयर करना, उनके पास तो 500 एकड़ या 500 हेक्टेयर उनके पास जमीन है। तो हमारे किसानों को उन अमेरिका के किसानों के साथ जोड़ना, वो कहा ना कहा और कॉम्पिटिट करना, वो बहुत सरासर गलत है। हमारे गवर्नमेंट ये सरासर गलती कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात कही आपने। अभी मेरा अगला सवाल है किसानों की आत्महत्या से लेकर। तो जी जब हम डेटा को बिल्कुल। देखते हैं, जी तो आपकी खुद की एक विचारधारा है, आप खुद मतलब कांग्रेस पार्टी के स्टूडेंट विंग से जुड़े हुए हो। तो जब यूपीए की सरकार थी, तो उसके मुकाबले जो जी किसानों की आत्महत्या हुई है 50% कम हुई है। अब ये डेटा कहता है, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या मतलब चीजों को मैनिपुलेट करके दिखाया जा रहा है? क्योंकि एक टाइम पर रिपोर्टिंग बहुत ओपन हुआ करती थी कि मतलब किसानों की आत्महत्या हुई रही तो रोज रिपोर्ट हो रहा था। आज की डेट में शायद वो चीज की कमी देखने मिल रही है। तो क्या ये चीज ग्राउंड लेवल पर है कि किसान आत्महत्या करे और रिपोर्ट नहीं हो पा रहा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही मुद्दा पूछा और इस पर बात करने की मैं सोच भी रहा था, और आपने एकदम से पूछ लिया मुद्दा। ये बहुत ही जानने लायक है और सभी को ये जानने लायक भी है, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा आज वस्तुस्थिति ऐसी है कि आज गोदी मीडिया के चर्चे चल रहे हैं, और जो ग्राउंड रिपोर्ट करनी चाहिए, आज झालमुरी पर चर्चा हो रही है, ना कि किसानों पर, ना मणिपुर पर चर्चा हो रही है, जहाँ वहां पे मणिपुर जल जा रहा है और वहां पे किसानों और आदिवासियों की आत्महत्या की जा रही है या उन पे गोली मारी जा रही है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और आपको बताना चाहूंगा हमारे महाराष्ट्र की वस्तुस्थिति में, आपको बताना चाहूंगा ग्राउंड लेवल की वस्तुस्थिति क्या है वो बताना चाहूंगा। तो आज विदर्भ में सबसे ज्यादा और मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रही है, लेकिन आज 50% से बढ़ गई है किसानों की आत्महत्या। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा ये सिर्फ हमारे किसानों को वादे करे कि हम कर्ज माफी करेंगे, आपको अतिवृष्टि का अनुदान देंगे, या पुरबुड़ी मतलब जो नहरों के नीचे या नदी के बांधों के नीचे जो पूर स्थिति होती है, उसके कारण डूबने के बाद वो जो हरजाना दिया जाता है गवर्नमेंट के तहत, वो भी नहीं दिया जा रहा किसानों के कारण। और कहा ना कहा वो बेटी के एक शादी के लिए पैसे भी नहीं जुटा पाता और अपने बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षा भी प्रदान नहीं कर पाता, उसके कारण उसके बोझ के नीचे आकर कहा ना कहा अच्छा दाम न मिलने के कारण हमारा किसान आत्महत्या कर रहा है। और हमारे किसानों की आप अगर देखेंगे 2015 से लेकर 2025 तक, तो हमारे किसानों की जो आत्महत्या है हमारे महाराष्ट्र में वो 2 गुना हो गई है, ना कि हमारे किसानों की आमदनी या दुगनी आय। ये बहुत ही चिंताजनक बात है अनुराग भाई, जो आपने पूछा मुझे। वही बात कर रहा हूँ साहिल भाई, आप ही के बात को आगे बढ़ाते हुए। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि आज से 12-13 साल पहले एक फिल्म आई थी पीपली लाइव, जिस पर बताया गया था किसानों की स्थिति को। मुझे नहीं लगता कि आज के डिजिटल मीडिया के जमाने में उसे दोबारा रिलीज होने दिया जाएगा, या उसके रील्स को सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करने दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल नहीं। आपको अभी रिसेंटली आपने एक वीडियो भेजा और उसको डिलीट कर दिया गया, तो आप समझ सकते हैं कि क्या वस्तुस्थिति और वर्तमान स्थिति क्या है, आप समझ सकते हैं। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच और व्यक्ति महत्व, जो अभिव्यक्ति की आजादी है, वो कहा ना कहा दिन ब दिन मरती जा रही है इस सरकार के तहत। मुझे लगता है कहा ना कहा अभी जो उनके कुछ
नियम कानून है वो भी कहाँ ना कहाँ संविधान को चेंज किया जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, और हमारे किसान तो आदिवासियों के साथ तो छेड़छाड़ी की ही जा रही है। आपको उड़ीसा का तो मामला पता ही हो, हम हमारे जनता को भी पता ही होगा। जी तो जी हाँ, आप इसी पर बात कर रहे हो, संविधान की बात कर रहे हो। तो जब भी ट्राइबल एरियाज होते हैं, शेड्यूल जी एरिया होता है, तो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली गढ़चिरौली में फिफ्थ शेड्यूल का के अंडर ट्राइबल एरिया आते हैं। तो वही पूछना चाहता हूँ कि जेएसडब्ल्यू ने जी जो जी अपने बिल्कुल। प्लांट के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, ये जो उड़ीसा वगैरह में हो रहा है, आप तो मतलब किसानों से जुड़े हैं, हम तो रिसर्च करके बनाते हैं। तो फिफ्थ शेड्यूल के थ्रू परमिशन ली जा रही है जी क्या ग्राउंड लेवल पे? क्योंकि कागज में तो दिख रहा है कि सब परमिशन लिए जा रहे हैं। तो जी जी कौशिक भाई देखिए ना, तो अब यहाँ पर संविधान का वायोलेशन और नियमों का वायोलेशन कैसे किया जा रहा है आपको मैं बताना चाहूंगा। 2023 में बीजेपी की सरकार में, मतलब अभी विजय रूलिंग पार्टी बीजेपी है तो मैं बीजेपी सरकार कर रहा हूँ, आप मतलब भारत सरकार ही है वो। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, तो इस सरकार ने क्या किया है कि 2023 में जो पूर्णतः हमारा गढ़चिरौली जिला फिफ्थ शेड्यूल में आता था, पेशा एक्ट में आता था, उसे कुछ जिलों में अर्धता, मतलब पूर्णतः नहीं, अर्धता फिफ्थ शेड्यूल में डाल दिया गया। मतलब वहां पर आप स्टील प्लांट बना सकते हैं। और माइनिंग की बात करें, जो मतलब पूर्णतः जो शेड्यूल ट्राइब में आता है, फिफ्थ शेड्यूल में आता है, उस पर क्या कर दिया गया है, पर्यावरण और सभी चीजों का वॉयलेशन करके अभी फिलहाल अभी कल की न्यूज में, मतलब नहीं आज की न्यूज में, लोकमत के पेपर में आपको मैं दिखाना चाहूंगा, आपको आपको दिखेगी क्या, क्या आप देखिए, ये आपको दिख रही होगा कि लॉयड्स मेटल को 900 हेक्टेयर जमीन हमारे गढ़चिरौली में दी गई, और आदिवासियों की जमीन है जो जल जंगल जमीन के हम दावे करते हैं उसको खारिज किया गया। यह आज की न्यूज है, लोकमत के पेपर में आप देख सकते हैं। आज की तारीख आज की तारीख 5 ना, आज 5 मई के लोकमत के पेपर में आप देख सकते हैं 900 हेक्टेयर जो लॉयड्स मेटल को जमीन काटने के लिए दे दी गई। तो ये कहाँ का पर्यावरण है? आज आप देख सकते हैं हमारी वस्तुस्थिति, वर्तमान स्थिति, आज 45 सेल्सियस का तापमान बढ़ गया है। तो हमारा जो युवा है मर जाएगा, हमारा जो किसान है मर जाएगा, हमारी यहाँ की आवाम मर जाएगी, हमारी जनता मर जाएगी। तो इसका क्या होगा, पर्यावरण पर क्या असर होगा? आज एक पेड़ के लिए इतना नंगा नाच हो रहा है हमारे देश में, लेकिन आज का जंगल के जंगल काट दिया जा रहा है गौरतलब में, दिल्ली में, तो भी कोई बात नहीं कर रहा। सबके पैसे देकर मुंह बंद किए जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इस पर हमें कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना होगा, हमारे युवाओं को आना होगा और हमारे लोगों को आना होगा, ऐसा कहना चाहूंगा मैं वही कौशिक बात है भाई। ना, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ही भाई इस तरह से फैलाई जा रही है कि जब आप अरावली पर आपने ये जो बताया था, थोड़ा क्लियर तो नहीं दिख रहा है, बट ठीक, हाँ अभी अभी दिख रहा है। ठीक है, ओके, तो आप देख सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है। तो वही बात है कि ये मतलब किस तरह से, जैसे अभी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, मतलब जो अंडमान अपने आप में एक बहुत बायोडाइवर्सिटी का एरिया है, वहां पर मतलब पेड़ों को काटने को नेशनल सिक्योरिटी का जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है। अरावली के पहाड़ काटे जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि वहां पर माइनिंग रुकेगी, मतलब पेड़ काट के बोल रहे हैं माइनिंग रुकेगी। मतलब यही बात है, इंफॉर्मेशन इस तरह से फैल रहा है कि मतलब बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, किसानों पर दबाव डाला जा रहा है, और उसको मतलब कहा जा रहा है कि आपकी स्थिति सुधरेगी और देश में डेवलपमेंट होगा। हेलो, आपका बात तो आवाज हाँ, मतलब मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि आज के डेट में प्रोजेक्ट के नाम पर बोल रहे हैं कि ये डेवलपमेंट होगा, नेशनल सिक्योरिटी होगा, और उसको बोल के मतलब जो लोग जो अपनी आवाजें उठा रहे हैं उन्हें भी दबाया जा रहा है एक तरह से, अगर हम कल्चर देखें तो, ट्रेंड देखें तो। हाँ बिल्कुल, वो चीजें तो हो रही है, हमारे सभी अभिव्यक्ति की आजादी छीनते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो बोलते हैं ना, एक जो बहुत ट्रेंड चल रहा है, आपने अगर वीडियो वगैरह देखा होगा, एक पेड़ माँ के नाम और पूरा जंगल अडानी के नाम। तो वही स्थिति हो रही है। और फिलहाल की अगर वर्तमान स्थिति देखे तो अंडमान निकोबार में जो प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, वो सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति के खिसे भरने का, जेबे भरने का काम किया जा रहा है। आपको बताना चाहूंगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत भी हम काम कर सकते, लेकिन नहीं, इनको जंगल काट कर डायरेक्ट लाखों करोड़ों रुपए का, अब्जों रुपए का प्लांट या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट दे दीजिए जाए, ये पूरे जंगल को निस्तनाबूद कर देंगे। वहां की बहुत ही रेयर स्पीसीज है, प्लांट की स्पीसीज है, और वहां पर एनिमल की स्पीसीज है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं मिलती, और उसको कहा ना कहा ये निस्तनाबूद करना चाहते हैं। और वहां की जो कल्चरल हेरिटेज है उसको भी कहा ना कहा मतलब खत्म करना चाहते हैं हमारी ये गवर्नमेंट, मुझे लगता है। तो इसके खिलाफ हमें जाने की आवश्यकता है। आज अरेवली पर्वत की भी बात को जोड़ना चाहूंगा इसके साथ। तो
उसका कितना विरोध किया गया हमारे लोगों के और आवाम के तहत, लेकिन वहां पर अभी भी माइनिंग चालू है। हमारे अरेवली पर्वत को महाराष्ट्र में अभी भी तोड़ तोड़ दिया जा रहा है, उसको भी खनन और माइनिंग के तहत उसको निस्तनाबूद किया जा रहा है। तो मुझे लगता है हमें इसको रोकने की जरूरत है। हमारे नागरिकों को जागरूक होने की आवश्यकता है। हमारे धर्म को जो लेके चल रहे लोग, धर्म और जाति को में बांटने की जो खेला जा रहा है हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र में, उसको बंद करना पड़ेगा। और हमारी जो मस्ट प्रियोरिटी चीज है उस पर हमें ध्यान देना होगा कौशिक भाई। हाँ, तो इसी चीज पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक मतलब एक नए तरह का ट्रेंड बन गया है कि मतलब कहीं पर भी कॉर्पोरेट के प्लांट सेटअप किए जा रहे हैं, कॉर्पोरेट को जमीनें दी जा रही है और उस चीज को डेवलपमेंट के नाम पे जस्टिफाई किया जा रहा है। तो एक ही कहीं ना कहीं नया जी कल्चर जी बनते जा रहा है इस देश में। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, लैंड एक्विजिशन एक्ट अच्छे कामों के लिए लाया गया 2013 में, लेकिन उसका वॉयलेशन कर रही है बीजेपी। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये मैं खुले मन से कहना चाहूंगा, लैंड एक्विजिशन एक्ट इसलिए लाया गया कि कहीं पे बांध बनाना हो या कहीं पे किसी अच्छा सा प्लांट सेटअप करना हो, तो वहां पर हम किसानों की 100-200 एकड़ या 50 एकड़ ले सके और वहां पर हम प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यूनिट बैठा सके, या कहीं पर बांध बनाना हो वहां की जमीनें हम ले सके और वहां पर अच्छा जल स्रोत के लिए प्लांट बना सके। उसके लिए 2013 में वो प्रावधान वो एक्ट पास किया गया, लेकिन मुझे लगता है ये बीजेपी सरकार काना का उसका बड़े पुरजोर से वॉयलेशन कर रही है और नियमों का वॉयलेशन कर रही है, उस एक्ट का वॉयलेशन कर रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसे कांग्रेस के बहुत चीजों है जो वॉयलेशन के तहत यूज कर रही है बीजेपी। तो ओवरऑल ये डिस्कशन का वही हुआ कि किस तरह से मतलब आज के डेट में मतलब किसानों की क्या स्थिति है और मतलब मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है। तो मैं आपका बहुत बहुत जी जी धन्यवाद करता हूँ ये जोड़ने के लिए और ग्राउंड लेवल की रियलिटी दिखाने के लिए कि, क्या स्थिति है आज के वर्तमान भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद। जय हिंद।